हेलो दोस्तों, आइए करते हैं नए दिन की नई शुरुआत। इस नए ब्लॉग के साथ करते हैं सुंदर से नए से ब्लॉग को स्टार्ट हम अभी इसी वक्त से। तो फिर तुम्हारा भाई धीरू भाई आ चुका है नया ब्लॉग लेकर, जैसा कि आप देख सकते हैं हमें। और हम अभी कहाँ पर हैं हम आपको बता दें। हम अभी हैं सबसे अपने गांव की सबसे ऊपर वाली चोटी, मतलब तालकोट में हैं हम अभी। तालकोट की चोटियों में हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमारे पीछे पूरा तालकोट का इलाका दिख रहा होगा आपको, और नीचे को पूरा इलाका हमारा मार्केट दिख रही होगी आपको। तो फिर दोस्तों, आज हम अभी तालकोट में हैं, जैसा कि आपको आपको बता दिया है हमने। और इस तालकोट क्षेत्र में आज होने वाला है बहुत सुंदर कार्यक्रम, जैसा कि इस तालकोट क्षेत्र में हो रहा है वृक्षारोपण कार्यक्रम। वृक्षारोपण हो रहा है यहाँ आज आयोजन है। और यहाँ वन विभाग के लोग भी आने वाले हैं और लोग भी आने वाले हैं। तो फिर आज आपको दिखाते हैं क्या क्या होगा। और वृक्षारोपण बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है हमारे गांव में। डोबरी गांव में वृक्षारोपण अच्छे ढंग से चल रहा है। पूरा तालकोट क्षेत्र में वृक्षारोपण हो रहा है। बाँस के पौधे लग रहे हैं और इनकी संरक्षण के साथ साथ ये हमारे जो वन है उनको सुरक्षित रखेंगे। आप देख सकते हैं जैसे हमारे गांव के सभी लोग और रेंजर साहब और शंकर भाई हमारे आ चुके हैं, यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उपस्थित हो चुके हैं सभी लोग। माँ भगवती के इस हमारे सुंदर गांव में हरियाली के प्रोग्राम के तहत एक कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से तोमर साहब और चौहान जी, हमारे उपाध्याय जी और भंडारी जी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं अपने गांव की तरफ से और स्वयं अपनी तरफ से भी आप सभी को प्रणाम करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं, आपने बीच में देखा होगा, वायरल हुए थे काफ़ी, हमारे शंकर भाई। एक बार खड़े हो जाएंगे। ये अपने यहाँ से पहाड़ से पूरे पैदल गए थे देहरादून से लेकर दिल्ली तक कि भैया हमको जंगल की सुरक्षा करनी है, पेड़ों की सुरक्षा करनी है, आग से कैसे बचाया जाए करके सरकार की आँख खोलने के लिए पूरा पैदल पद यात्रा करी थी। तो हमारे गाँव में भी आए हुए हैं। हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, एक बार जोरदार तालियां के लिए। और हमारे बीच में हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य भगवत राम जी भी यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन। और हमारे यहाँ पे भंडारी जी हैं जो कि 20 सालों से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं। और इन्होंने ही मुझे कहा था कि भैया यहाँ पर पेड़ लगाओ और इस पैच को बिल्कुल सेफ बनाओ, बिल्कुल एक बाँझ का ही एक पैच बनाओ। तो मैं भंडारी जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और समस्त मेरे गांव के लोग जो भी यहाँ पर जिन्होंने भी सहयोग किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं शंकर भाई से कहूँगा कि थोड़ा सा हमें हमारे लोगों को ये पर्यावरण के बारे में थोड़ा बताएंगे और कैसे हम अपने पेड़ों को बचा सकते हैं और इसके लिए हम क्या रणनीति बना सकते हैं, चाहे डिपार्टमेंट की ओर से या कुछ, ये हमें बताएंगे शंकर भाई। धन्यवाद सर। हाँ, पहले तो सभी लोगों को मैं नमस्कार, प्रणाम। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, आजकल लगातार हरेले के कार्यक्रम के तहत हजार करोड़, मैं कहूँगा कि करोड़ों पेड़ लग रहे हैं। चाहे उत्तराखंड की बात करें, देश की बात करें या अन्य जगहों पर हज़ारों पेड़ लग रहे हैं। लेकिन वही आने वाले साल भर तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है, लेकिन 6 महीने, 5 महीने या 4 महीने बाद लगभग 70% पेड़ सूख जाते हैं। और जो पेड़ बच जाते हैं वो जब गर्मी का सीज़न आता है उस टाइम पे आग से जल जाते हैं। तो वो सारा फेलियर हो जाता है। ये मतलब एक ऐसा हो जाता है कि हमने एक एक्टिविटी कर दी है, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर हम आज ये पेड़ लगा रहे हैं तो उसको कैसे सुरक्षित करना है, कैसे संरक्षित करना है। और जैसे कि आज सभी लोग हम लोग आए हैं, तो ये कार्यक्रम के तहत अगर पेड़ लगाने के लिए आए हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि कल को आने वाले समय में 15 दिन बाद, 20 दिन बाद इस पेड़ की क्या हालत है, उसके बाद 2 महीने बाद क्या हालत है। और जब सबसे अधिक इसकी आवश्यकता, आज तो अगर हम 4 लोग भी होंगे तो लगा लेंगे, लेकिन सबसे अधिक आवश्यकता हमको तब होती है जब फायर सीजन होता है, जब आग लगती है, भयंकर तौर पे आग लगती है। और वो आग लगाने वाला और कोई नहीं होता, हम लोग खुद होते हैं। एक धारणा है लोगों में कि हमारी जो आग लगने से घास अच्छी होती है, तो वो धारणा मेरे हिसाब से गलत है। हालांकि पहले से जो फॉरेस्ट फायर लगाया जाता था वो कंट्रोल रूप में लगाया जाता था, इतने विशाल और विस्तृत रूप में चीड़ के वन नहीं थे, और तो वो कंट्रोल रूप में लगाया जाता था, उसका ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं होता था। लेकिन आज जिस प्रकार से लगातार चीड़ के वन फैलते गए हैं, तो अगर आप यहाँ आग लगाते हैं तो वो दूसरे जिले तक वो आग पहुँच जाती है।
तो हमको उसको देखते हुए एक तो सबसे पहले मैं फॉरेस्ट के विभाग से भी निवेदन करता हूँ कि जो फायर सीजन के बाद हम तैयारी करते हैं, फायर सीजन आने के बाद जो तैयारी करते हैं, क्यों ना हम उसके पहले कुछ तैयारी कर लें। गांव में जाकर लोगों को, अगर लोगों से इंटरेक्ट करें, लोगों से बात करें, उनको जागरूक करने की कोशिश करें। हम जब मार्च अप्रैल का महीना आ जाता है, जून का महीना आ जाता है, जब आग लगती है, तब भागम दौड़ी करते हैं, तब हमारे पास पानी पीने का भी टाइम नहीं होता है, इतने रफ्तार में चलते हैं। लेकिन अगर हम नवंबर, दिसंबर या जनवरी इस टाइम पे 2-3 महीने लोगों से संपर्क करके, लोगों को बता करके और लोगों के उसके बारे में जानकारी दे करके अगर जागरूकता फैलाएं, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा कारगर साबित होगा। क्योंकि जब एक बार आग लग जाती है जंगल में, तो उसको कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मैंने भी कई बार करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया। तो वहाँ पे हमको पहले तैयारी इस चीज़ की करनी होगी। बाकी हम सभी लोगों को पता है कि आज एनवायरनमेंट किस प्रकार से बर्बाद होते जा रहा है, किस प्रकार से हमारे नदी, धारे, नौले सूखते जा रहे हैं। हमारे आस में अभी भी लगभग जितने नौलों में गया, मैंने स्थिति देखी कि कोई नौले सूख चुके हैं या फिर कोई सूखने के कगार पे हैं। तो वो हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारे जीवन से जुड़े हुए सारे पहलुओं को ख़त्म करने जा रही है। आज देखो कितने मतलब अभी चौमास का महीना होता है, 7-7 दिन का झड़ बोलते थे, अभी तक मतलब आधा चौमास निकल गया है, अभी तक एक झड़ नहीं लगा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। हमारे जो नदी नौले थे, उनमें पानी आज बहुत कम है। तो ज़्यादा कुछ ऐसे कहने की ज़रूरत नहीं है। हमको प्रत्यक्ष रूप में जो चीज़ें दिख रही हैं, उनको प्रयास करना चाहिए कि उनको थोड़ा सुधार करें और उसके प्रति थोड़ा सजग भी हों। हमारे लोग पहले से इन जंगलों को बचाने के लिए अपने भरसक प्रयास करते थे। किसी प्रकार के, जैसे कि परसों डीएफओ साहब भी बता रहे थे कि जो जंगल थे हम देवताओं को सौंप देते थे, उनके नाम पर सौंप देते थे। ऐसे हुए हैं, बहुत जगह सौंपे हुए हैं। तो इस प्रकार के उन्होंने उस टाइम पे सोचा है, हमारे पूर्वजों ने उसको समझा है, लेकिन आज हम भूल गए हैं। तो हमको दोबारा से अपनी प्रकृति और संस्कृति की ओर जाना होगा, तब जाके हम इसको बचा पाएंगे। अन्यथा ऐसी बातें होती रहती हैं और कई सालों से होती आ रही हैं, लेकिन उसका परिणाम अभी तक जो है सकारात्मक देखने को नहीं मिल रहा है। मैं यही कहूँगा कि हम लोग, सब लोगों को एक साथ मिलकर आना होगा, चाहे फॉरेस्ट विभाग के हों, चाहे एनजीओ के लोग हों, चाहे गांव के लोग हों, कोई भी हो, सब एक साथ एकजुट होकर काम करेंगे तो बचा पाएंगे, अन्यथा मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम भोपाल सिंह भंडारी है। आज के हरेला महोत्सव में हमारे शंकर भाई और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारी वर्ग के, बुजुर्ग वर्ग के, सरपंच साहब, माता शक्ति, क्षेत्रीय पंचायत सदस्य, हमारे पत्रकारिता के रूप में कहें, यूट्यूबर के रूप में कहें, हमारे साथी। देखिए, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हमारे चीज़ पर आता है कि जल है तो कल है। ये बहुत जगह लिखा होता है कि जल है तो कल है, अन्यथा कल नहीं है। भाई, ये जल है तो कल है, यही सोच के ये सब चल रहा है। अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के 65% क्षेत्र में भूभाग में वन है और 65% के भी 60% भूभाग में पूरे जंगल घिरे हुए हैं। उत्तराखंड को आज ये प्लांटेशन की आवश्यकता नहीं है। अगर उत्तराखंड को ज़रूरत है तो वनों के संरक्षण की है। जो पौधा उग गया है उसकी सुरक्षा करने की आज उत्तराखंड को आवश्यकता है। उत्तराखंड को ये वृक्षारोपण की आज कोई आवश्यकता नहीं है। ये हो रहा है, ठीक। पौधे को लगा देना ही कोई बड़ा श्रेष्ठतम कार्य नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मैंने एक पौधा लगा दिया है, ये कोई श्रेष्ठतम कार्य नहीं है। श्रेष्ठतम कार्य कब है? जब हम उसकी सुरक्षा 3 साल तक कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि 3 साल तक उसकी सुरक्षा होगी कैसे? कुछ सूख जाएंगे, कुछ फायर सीजन में नष्ट हो जाएंगे, फिर अगले साल फिर हम आएंगे और फिर हम वृक्षारोपण करेंगे। आखिर क्यों? उत्तराखंड में आग का लगना एक मानव जनित घटना है। उत्तराखंड में जितनी भी आग लगती है ये सारा मनुष्य लगाता है, चाहे से मैं लगा रहा हूँ, चाहे आप लगा रहे हैं, चाहे कोई अगला लगा रहा है, तीसरा लगा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इन पौधों को रोका कैसे जाए। मैंने अपने क्षेत्र में काम किया था। मेरे क्षेत्र में पहली बार जब मैंने प्लांटेशन किया था तो मेरे यहाँ 16 वर्षों तक कोई प्रकार की आग नहीं लगी। हमने चीड़ के जंगल की ओर एक बहुत बड़ा बांस का वन विकसित किया। फिर हमने 2013 में जब केदारनाथ में लोग मरे थे तो उनकी यादगार में एक श्री केदारनाथ श्रद्धांजलि स्मृति उपवन की स्थापना की।
और जिसमें हमने कई प्रकार के पौधे लगाए, जैसे बेल प्रजाति भी लगाया, झाड़ी प्रजाति लगाया और पेड़ प्रजाति के पौधे लगाए। और तो हमारा एक उद्देश्य था, और वो भी अगर इस उद्देश्य से आप काम करना चाहें तो बहुत बेहतर हो सकता है कि वानिकी क्षेत्र में जो हमारे नज़दीकी क्षेत्र में जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर अध्ययन कराया जा सकता है, अगर हम अलग अलग प्रजाति के पौधों का रोपण अपने क्षेत्र में करते हो, उनका संरक्षण भी करें। देखो, संरक्षण करने का कोई बड़ा तरीका नहीं है, हम इनको बचा सकते हैं। जब हमने अपने गाँव वालों ने, मैं तो अपने गाँव में कभी रहता नहीं हूँ, जब 16 साल तक उन्होंने गाँव वालों ने बचा दिया तो फिर हम क्यों नहीं बचा सकते। आज चीड़ के जंगल में बाँस का वन विकसित हो गया, कैसे हो गया? देखो, इसके लिए आप जनवरी फरवरी में जैसे फायर ड्रिल का काम होता है, इसको जैसे खरपतवार जला देते हैं, आप जला सकते हैं। हमें लेकिन एक्टिविटीज़, हमारे अंदर एक धारणा ये होनी चाहिए कि भाई जंगल मेरा है, वो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनको बचाना है, ये मेरे अंदर एक धारणा, अगर मेरे अंदर एक धारणा होगी तो मैं इन पौधों को बचा लेंगे। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं उत्तराखंड में, अलावा 2 प्रकार से जलाते हैं। एक तो हम सिंचित भूमि में जलाते हैं, असिंचित भूमि में जलाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ सिंचित भूमि नहीं है, खाली असिंचित भूमि है। और हमारे यहाँ कुछ पुरानी बातें भी, हमारे जो पारंपरिक बातें हैं वो चलते हुए आती हैं। उसने कहा आग लगा देंगे, अभी शंकर भाई बता रहे थे कि आग लगा देंगे तो थोड़ा घास जरा बढ़िया हो जाएगी। जरा आप सोच के एक बार ट्राई करके देखें, जहाँ पर अगर इस जंगल में आग लगी होगी तो कितने नुकसान हैं। एक एक घास आपकी जल्दी, इस घास में कम से कम 2 महीने के अंदर आपके अंदर इस घास में कड़कपन आ जाएगा आपको। इसको जानवर खाना पसंद नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, इसके इर्द गिर्द जितने पानी के जल स्रोत हैं वो सूखने लगेंगे, क्योंकि इस जमीन की भूमि की जल ग्रहण क्षमता नष्ट हो जाएगी। जो भूगर्भ का जल है वो उसमें नहीं भरा जाएगा, तो आपके इर्द गिर्द के जितने पानी के स्रोत हैं वो आपके कम होने लगेंगे। गर्मी जितनी गर्मी आएगी वो स्रोत आपका घटता रहेगा। अगर हम ज़्यादा, हमने काम नहीं करना है, हमें कोई आग बुझाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हम ये सोच लें कि हम अपने खेतों का अलावा जुलाई बारिश होने के बाद जलाएंगे अपने इर्द गिर्द में, हमने अपने यहाँ यही टेक्निक का इस्तेमाल किया। हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव के इर्द गिर्द गांव वाले भी, कोई भी जुलाई से पहले कोई अपने खेतों का अलावा नहीं जलाता है, क्योंकि आग वहाँ ज़्यादा लगती है जहाँ मई जून में लोग अपने खेतों का अलावा जलाते हैं, और वो भी शाम को जलाते हैं। सुबह अगर जलाएंगे तो आग पर किसी की भी नज़र पड़ गई, या किसी ने फ़ोन कर दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, साहब यहाँ आग लग गई या इसने लगा दी, तो उसका खतरा है, डर है। अगर शाम के टाइम उसने अलावा जलाया तो अलावा आया, ऊपर को लपट मारी और नीचे को बैठा, लकड़ी जलती रहती हैं। शाम को हवा का बेग आया, रिजर्व वन, पंचायती वन, और या आपके पंचायती वन या सिविल वन के आसपास कहीं अगर वो यहाँ किसी का खेत है, अगर यहाँ उसने अलावा जला दिया और थोड़ी देर के बाद वो घर को चला गया, आया हवा का झोंका, लकड़ियाँ सुलगी, उसने जंगल को आप पकड़ी, चल दिया, रात को कोई बुझाने आएगा नहीं, नेचुरली जंगल फूकेगा, आपका फूकेगा, इसके बाद दूसरे का फूकेगा, तीसरे का फूकेगा, सुबह तक 4-5 जंगल फूक जाएगा वो। तो हमें ये सोच अगर हमारे अंदर अगर ये हो जाएगी कि मुझे अलावा नहीं जलाना है अपने खेत का, मैं जुलाई के बाद अपना अलावा जलाऊंगा, नंबर 1 आपकी 30% आग ऐसे ही बच जाएगी। नंबर 2, 10%, 12% आग आपकी जो एक खरपतवार आपकी जो सूख जाती है, जंगल में ही पड़ी रहती है, कहीं लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, कहीं आपकी घास है, सूखी घास है, अगर आप इसको जनवरी से फरवरी 15 तक अगर आप इसको थोड़ा जला देंगे और नीचे उल्टी आग लगा के अगर इसको जला देंगे तो आपकी 10% आग ऐसे भी बच जाएगी, क्योंकि खरपतवार नष्ट हो जाएगी। और फायर सीजन में हम थोड़ा सा अगर इसकी सफाई करा लेंगे, अगर पेड़ों के इर्द गिर्द भी हम उसको साफ कर लेंगे, क्योंकि पिरूल आपका मई से लेकर जून के बीच में पड़ता है। अगर 15 मई के, मेरे हिसाब से 15 मई से ही आसपास पिरूल गिरना चालू होता है, 15 जून तक के आसपास, 1 महीने में पूरी अवस्था में पिरूल जब गिरता है, उस दौरान अगर हम एक बार गांव वाले आके जरा सा इसके इर्द गिर्द की सफाई कर देते हैं तो नेचुरल जंगल को बचाने में कोई बड़ा महत्वपूर्ण कठिन काम नहीं है। लेकिन हमारे अंदर एक धारणाएँ होनी चाहिए, इससे आपको एक फ़ायदा होगा, आपके यहाँ जो पेड़ है पेड़ सुरक्षित रहेंगे, आपके यहाँ जो पानी की स्थिति है वो आपकी बरकरार रहेगी, आपके जल स्रोत बरकरार रहेंगे। आऊँगा उसको देखने भी आऊँगा, मैं तो जाता भी हूँ, मैं तो हर जगह पौधा भी लगाता हूँ, और 2-3 महीने में 4 महीने में उसे देखने भी आऊँगा। और मैं पहले भी आया था यहाँ पे, जब ये जंगल की प्लानिंग चल रही थी, इस प्लानिंग के लिए कि कहाँ पर क्या हो सकता है, कहाँ पर क्या हो सकता है, और मैं फिर आऊँगा 1-2 बार। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि जिस पेड़ को आप लगा रहे हैं, पेड़ लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, पेड़ की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम इसकी सुरक्षात्मक तरीके से इसमें रहेंगे तो ये कल आप ही के लिए, आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। और बाँस के साथ साथ तो हमारा एक चीज़ मानना ये है कि इसमें आप जैसे आंवला जो है, आंवला की भी थोड़ा सा प्रजाति अगर इसमें थोड़ा सा लग जाए, क्योंकि आंवला भी हमें आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमने अचार बनाने की कोशिश किया, कोई ऐसी चीज़ें हैं तो उनकी भी ज़रूरत हमें होती है। तो आंवला हो गया, बांज हो गया, आपका उतीस हो गया, ऐसी चीज़ों का रोपण किया जाए, बहुत बेहतर होगा। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद भंडारी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि पेड़ लगाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका रखरखाव भी ज़रूरी है। देखो, अभी हमारा वन पंचायत 62 हेक्टेयर समथिंग है, अगर हम चाहें तो सब जगह लगा सकते हैं, है ना। मुझे मासी गांव से भी किसी ने कहा था
मैं भाई धीरज भाई के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ, अगर कोई मेरी बात सुनेंगे तो। पेड़ लगाना इतना वो नहीं है कि भैया हम कहें कि हम पूरा जंगल में पेड़ छाप दें जी, वो ज़रूरी नहीं है। हम एक पैच को अगर लेना, हम 5 हेक्टेयर अभी हमने ले रखा, हम ज़रूरी नहीं है 5 हेक्टेयर ही करें, हम 4 ही हेक्टेयर 2 ही हेक्टेयर करें और उसको हम बचा दें 2 साल, फिर ये क्या होता है, जड़ पकड़ लेगी और ये अपना खुद बचाव कर लेगा। इतना इस पर ताकत आ जाएगी कि ये थोड़ा बहुत आग को कवर में कर ले, अपने मतलब में इसको नुकसान झेल ले इतना। तो मैं यही कहूँगा सभी लोगों से कि इस जंगल को अपना समझेंगे हम और इसका रखरखाव भी खुद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अभी हमारे सभी लोग एक एक पेड़ लगाएंगे। और अब सभी लोग अपने अपने एक एक पेड़ लगाने के लिए सभी जा रहे हैं और हम भी चलते हैं। सुरक्षा करने भी आना है साथ ही में। और ये भी बोल रहा है हमारे ऊर्जा वाहन के पूर्व प्रधान जी आ चुके हैं, शंकर सिंह जी, अपना सहयोग देने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारे महेश लाल वर्मा जी, राठौर जी और भगवत रावत जी पहुँच चुके हैं यहाँ पर। थोड़ा आ जाइए, आप लोग भी आ जाओ। हमारे गांव के और रेंजर साहब सभी यहाँ पर देख सकते हैं आप वृक्षारोपण कर रहे हैं। और इधर हमारे शंकर भाई और हमारे बुजुर्ग ताऊ जी, हमारे सरपंच जी और सभी बड़े भाई जी एकजुट होकर सभी कार्य पे वृक्षारोपण करते हुए तालकोट क्षेत्र में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लगे हैं बांस के पेड़, ऐसे ही हर जगह पर लगे हुए हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हमारे गांव की महिलाएं, हमारी भाभिया ताई सभी इसमें योगदान निभा रही हैं, जैसा आप देख सकते हैं। और अभी भी अपने कार्य पर लगी हुई, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमारे महेश दा भी जोरों शोरों से कार्य पर लगे हुए, देखिए बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। इनका सपोर्ट हमारे इस तालकोट क्षेत्र को एक वनों के रूप में बहुत विकसित करेगा।